और लोग मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम लोग किस तरह कर लेते हो, बिजनेस भी कर रहे हो सुबह से उठ के शाम को और रात भर भी चैरिटी में काम कर रहे हो, तो ये किस तरह करते हो? मैं कहता हूँ खुदाई कसम इससे हिम्मत अल्लाह देता है। अच्छा शहर का नाम बताओ ना, सब में ज़्यादा अच्छे लोग जो लगे और सब में ज़्यादा खुशहाल और सब में ज़्यादा मेहनती, ईमानदार, 0% क्राइम, 100% आपकी एजुकेशन, वो लगी पाकिस्तान हुंजा की। अच्छा। और करीमाबाद। मैं एडवाइस सबको करूँगा आपके चैनल की वजह से कि जो जा सकता है ना फ़लस्तीन, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करे, एक दफ़ा अपने फैमिली के साथ विज़िट करे, बच्चों को तारीख़ी जगहें दिखाएं और वहाँ के वाक़यात बताएं, भले से किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जगह को, सबके लिए वो एक मज़हबी जगह है, तो वो जाके ज़रूर हर कोई विज़िट करे लाजमी, तो आपको पता चलेगा दुनिया है क्या। जैसे ही मैं झंडा लेके बाहर निकला हूँ, क्योंकि हर जगह CCTV, हर जगह इसराइलियों का उनका मॉनिटर होता है, तो जैसे मैं गेट से बाहर निकला मुझे उन्हें साइट में ले गए, कह रहे कहाँ से आए हो, फिर सारा डिटेल पूछी, फिर मुझे होटल ले गए, वहाँ से सामान लिया, फिर उसके बाद मुझे डिपोर्ट करा। How do you start a profitable business in 2026 with under £1,000? And what happens when you lose it all? Today, on the Majid Khan podcast, serial entrepreneur Faisal Shah reveals how he bounced back from zero during COVID, traveled 75 countries, and the shocking reason he was arrested at Al-Aqsa. This is the ultimate masterclass on money, mindset, and survival. Drop a like and let's get right into it. ओके फैसल भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर, बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके टाइम का। अच्छा फैसल भाई, अगर आपको मैं £1,000 अभी दूँ, £1,000, और आपसे आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारे रेपुटेशन, सब कुछ आपसे मैं ले लूँ वापस और आपको £1,000 दूँ, तो आप कल सुबह उठ के पहला काम क्या करेंगे उस £1,000 के साथ? पहले तो माजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आपने जैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप मुझे £1,000 दें तो मैं क्या कर सकता हूँ। £1,000 तो बहुत ज़्यादा है। आजकल मैं 500-400 से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा। और मैं इंशाल्लाह लोगों को अब ये अगले महीने से स्टार्ट करना, £1,000 से बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दूँगा। अच्छा। जो हमारे यूथ के नए बच्चे हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिज़नेस, उनके लिए £1,000 इज़ लॉट ऑफ मनी, वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या बिज़नेस है £1,000 से, क्या कर सकते हैं? £1,000 से एक मेरा बिज़नेस है, अभी मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है तो पुराना 20 साल पुराना बिज़नेस है, लेकिन अभी नई मैंने कंपनी बना के नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। £1,000 में आप शॉपिंग सेंटर में या किसी भी हाई स्ट्रीट में, रिटेल पार्क में आप अपना एक स्टॉल लगा के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये शॉपिंग सेंटरों में, और या कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है या मैरिज होती है, कहीं पे भी कोई भी तकरीब होती है, उसमें आप अपना स्टॉल खाने पीने का लगा के स्वीट कॉर्न का आप उससे अपने पैसे रन तो ये आइडिया आया कैसे आपके पास? आप माशाल्लाह से 20 साल से एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेसेस कर रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं आपने ओवर द इयर्स, तो ये आइडिया कैसे आया इन 2026 यू कैन स्टार्ट विद योर ओन बिजनेस इन £1,000 अंडर £1,000? 2006 में मैं पहले दुबई गया, तो दुबई से मेरे जहन में एक आइडिया आया। उधर मैंने किसी को देखा है शॉपिंग सेंटर में स्वीट कॉर्न खा रहा है, तो मैंने बाय किया। मैंने 1 कप बाय किया स्वीट कॉर्न का और उसको खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा भी खाया, फिर उसके पास 3-4 और फ्लेवर थे, वो सारे चखे मेरे को सारे के सारे फ्लेवर बहुत अच्छे लगे। फिर उसके बाद मैं उसी फ्लाइट से मैंने पाकिस्तान जाना था, पाकिस्तान गया, वहाँ पे भी मैंने देखा। फिर मेरे जहन में क्लिक किया कि ये बिज़नेस यूके में नहीं है, यूके में स्टार्ट किया जाए, तो इसलिए फिर मैं मलेशिया गया, वहाँ से मैंने फ्रेंचाइज बाय की और वहाँ से फिर यूके मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो 2006 में आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया? 2006 में। और उसके बाद फिर आप उस कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे आजकल के दौर में हम इसके बारे में और बात करेंगे, ऐसी कैसी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है इन 2026 जिसका लोगों को पता नहीं है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? ऐसे तो बहुत से बिजनेस है, आपके पास बहुत सारे आइडिया होना चाहिए। जैसे घर में आप कोई भी चीज़ उठा लें, कि कपड़े से लेके
लेडीज़ की चीज़ें हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, कुछ भी हो, आप आइडिया उठाएं, आप इंटरनेट पे सर्च करें, चाइना जाएं, विज़िट करें और आप कोई भी प्रोडक्ट ला के उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या शॉप लेके उसको सेल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, लेट्स गो बैक टू द चाइल्डहुड कि आपका चाइल्डहुड कैसा था। टेल मी अबाउट आपके चाइल्डहुड के बारे में बताएं कि ग्रोइंग अप कैसा था माहौल। हमारा जो माहौल था, हमारी फैमिली का जो माहौल था वो इस्लामी माहौल था। मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट से नमाज़ पढ़ना, पढ़वाना और दर्स कुरान और उस चीज़ का माहौल था। और बचपने से हम लोग एक इस्लामी माहौल में पले बढ़े। तो उसके बाद बचपने से हम लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं, बचपने से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बचपने से इंसानी जो लोग हैं जो गरीब हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये बचपन से आपको तरबियत मिली है सारी। तो आप अपने भाई का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। मेरी जब भी आपसे बात होती है, आपने पहले, इससे भी पहले हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आपने अपने भाई का जिक्र किया और बहुत दिल से और बहुत रिस्पेक्टफुली। तो उनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? उनका रोल एक बाप की तरह रोल है। और भाई ने मेरे, हम 6 भाई हैं, तो हम 6 के 6 भाइयों को उन्होंने यूके में सेटल किया। अच्छा। जो बाप का फ़र्ज़ था ना, बिलीव करें, वो उन्हें अदा किया भाई और भाभी ने। उन्होंने अपने घर रखा, हमारी परवरिश करी और हमें काम दिलाया, बुलाया, खिलाया पिलाया, रखा, शादियां कराई हमारी और बिल्कुल बाप की तरह उन्हें हमें अपने साथ रखा। अच्छा। और कामयाबी का मेरा भी सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। और अपने आपके बड़े भाई की जो ज़िंदगी है उस वहाँ से कोई एक लेसन, उनके साथ आपने काम किया, उनके साथ रहे, उन्होंने आपकी परवरिश की, क्या सीखा आपने उनसे? कोई एक चीज़ अगर आप पिन पॉइंट करना चाहें कि यार ये चीज़ मैंने सीखी अपने भाई से। उनसे बिज़नेस सीखा। अच्छा। और उनसे बिज़नेस कैसे सीखा जाता है? बिज़नेस उनके साथ काम किया। हाँ। और उनके साथ शॉप पे उनके साथ काम किया मैंने। और जो वो ने जिस तरह लुक आफ्टर करी है सबकी, सिर्फ मेरी नहीं, और उनके स्टाफ भी होता था, अभी भी है स्टाफ, जितने भी हैं उन सब की लुक आफ्टर अपने बेटों की तरह की है और करते हैं। कोई एक ऐसा वाक़या सुनाए जो आपको आज भी याद हो कि यार ये हुआ था तो मेरे भाई ने मेरी मदद की थी, तो देखो आज उसका जो माजिद भाई एक वाक़या नहीं है। अच्छा। ऐसे तो कई वाक़या हैं। मेरी शादी कराई होने से मैं पहले मुझे बुलाया। अच्छा बुलाया तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मेरी शादी का खर्च उन्होंने सारा उठाया। सही है ना। फिर उसके बाद जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, हमेशा सब में पहले उन्होंने कभी ना नहीं करी, सब में पहले मेरी हेल्प करी, बिजनेस में मेरी हेल्प करी। और जो भी सपोर्ट आज तक लेता हूँ ना, मैं उन्हीं से लेता हूँ। अच्छा। और सही, आप अपने भाई के साथ आपने उनकी हेल्प की, मगर आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई? आपको अपने अंदर कब बिलीव आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ? बिज़नेस करना वैसे हर किसी के बस का तो काम होता नहीं है, मगर आपके अंदर बिलीव कब आया? वो उन्हीं को देख के कि एक तो जिस तरह वो मेहनती हैं और अभी तक मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख के मेरे पे हिम्मत आई, तो मैंने अपना बिज़नेस किया। तो उसी से फिर मैं कामयाब हुआ। और वो पहली क्या चीज़ थी जो आपने पहली मरतबा बेची और आपने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैंने आज ये बेच दिया है? अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, 17 साल का था, तो कामयाबी वो भी भाई का हाथ है उसमें। वो पाकिस्तान आए तो मैं कॉलेज में भी था, पार्ट टाइम में फारिग रहता था, तो उन्होंने मुझे बिज़नेस करवाया। और 17 साल की उम्र से तो मेरे पास पैसे आना शुरू हुए। तो उन्हीं की वजह से मुझे PIA का कांटेक्ट मिला, उन्हीं की वजह से मेरे को काफ़ी जगह रेस्टोरेंटों में हर जगह मुझे कांटेक्ट उन्हीं की वजह से मिला और मेरे को पता चला बिज़नेस करते किस तरह। वो नहीं समय पहले 17 साल की उम्र में मुझे स्टोरी सुना आपके पहला जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपको होता है ना, पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आदमी को बिलीव आता है कि यार मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो क्या स्टोरी थी, क्या? अच्छा, समय पहले ये तो अच्छी बात आपने, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था बिज़नेस के बारे में। भाई जब पाकिस्तान आए, उन्होंने मेरे कार्ड छपवाए, कंपनी खोली और मेरे को इन्वेस्ट किया, पैसे दिए, सब कुछ किया। तो फिर उन्हें सारा काम सिखाया। काम सिखाने के बाद फिर उन्हें बताया किस तरह करना है। फिर मैं बिलीव करें, बाइक में
हर जगह जाता था और कांटेक्ट लेता था। वाली साहब भी मेरी हेल्प करते थे। तो पाकिस्तान में सब में पहला कांटेक्ट मेरा PIA की तरफ से मिला था। तो उनको मसाले और इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ें मैं सप्लाई करने लग गया था। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। अच्छा, तो वो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट था। आपको उसके बाद बिलीव आया कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और फिर जब से बचपन से लेके अब तक मेरे जहन में बस यही है कि करना है तो फिर बिजनेस करना है। और सुन्नत भी यही है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि तिजारत से अच्छी कोई काम नहीं है। और सही है, वो भाई ने आपको डायरेक्शन दे दी और फिर काम हो गया। मगर आपको हमेशा से ये था कि आपका फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस है या फिर? नहीं, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। ओह अच्छा। तो बिजनेस तो हमारे दूर तक नहीं था। अच्छा, तो पहला जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए तो आपके अंदर बिलीव आया कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से ये तो पहला काम हो गया, अब उसके बाद तो और ज़्यादा मुश्किल है कि उसको कैरी ऑन कैसे करना है। उसके बाद फिर भाई ने कहा आप UK आ जाओ। वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के, कराची के। तो मुझे और बाकी भाइयों को सबको यहाँ बुलाया, फिर यहाँ सेटल किया। और इस मुल्क में आने के बाद आपका पहला बिजनेस क्या था? यहाँ पे एक नया एनवायरनमेंट होगा ना, एक पाकिस्तान अलग है, यहाँ अलग है। तो जी, रेस्टोरेंट मैंने खोला। अच्छा। दूसरी सिटी मूव हुआ, पीटरबरो। तो वहाँ जाके अपना रेस्टोरेंट खोला। तो वहाँ से मुझे कामयाबी मिली। अच्छा। और पीटरबरो जाके वहाँ से आपने काम शुरू किया। तो वहाँ से पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी, किस तरह सारा मामला किया? तो पहली इन्वेस्टमेंट भी बिलीव करें कि कुछ मेरी सेविंग थी और कुछ मैंने भाइयों से, दोस्तों से, सबसे लेके जमा करके बिजनेस बाय किया था। अच्छा। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। और कामयाबी होती क्या है, क्या फील होता है कि कामयाब, आप कह रहे हैं ना कामयाबी दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ। और कोविड का भी आपने जिक्र किया था कि कोविड में आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड देन आई जस्ट मैनेज टू गेट एवरीथिंग बैक ऑन। दोबारा से बिजनेस शुरू किया कोविड के बाद। तो कामयाबी फील कैसे होती है, क्या फीलिंग होती है कामयाबी ये फील होती है कि जो आपका जो एजेंडा होता है, जो आपका मकसद होता है वो पूरा हो जाए। वो क्या होता है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे स्कूल में जाएं, ये सारी चीज़ें यही होता है कि सबको, हर इंसान को अच्छा घर, अच्छा पहनना ओढ़ना और गाड़ी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे इस चीज़ से नवाजा था। अच्छा। तो और पैसा आता है तो खुशी भी होती है, मामला सॉल्व होते हैं। मगर पैसा आता है तो कुछ मुश्किलात भी क्रिएट होती हैं। तो क्या मामला हुआ कि यार पैसा आया तो यार ये मसला खड़ा हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छी बात की। जब पैसा आता है ना तो बिलीव करें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसे? वो ज़ाहिर है, लोग जो देखने वाले वो जलते भी हैं आपसे, फिर आपको नज़र भी लग जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा वो आपको ज़रूर मिलता है, जो नहीं लिखा होता वो नहीं लिखा होता है। तो अल्लाह का हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, तो और अच्छा पैसे की तो बात हो गई कि भाई क्या प्रॉब्लम क्रिएट है, मसले तो बहुत सॉल्व होते हैं, कुछ मसले क्रिएट भी होते हैं उसकी वजह से। पाकिस्तानी फैमिली सिस्टम में आपको लगता है कि आपस में ही बहुत ज़्यादा आपने जो ये नज़र लगाना और ये इन चीज़ों के मामलात हैं पाकिस्तानी सिस्टम में? बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, हसद करते हैं ना। हसद का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो उसकी वजह से तो वो देखते हैं कि इसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकर चाकर है, घर है, हॉलीडे पे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। तो हर कोई आदमी हसद करता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से नज़र तो लगती है। तो क्या कर सकते हैं। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि अल्लाह देता भी है और लेता भी है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए मेरे कहने। बिल्कुल। अच्छा, आपने कोविड का मुझे बताया था। कोविड में सारे बिजनेस जो है, जो भी मामला थे ख़त्म हो गए थे। तो कोविड के बारे में मुझे बताएं कि क्या हुआ था? कोविड, आपको पता है 2-2.5 साल कोविड रहा था। तो मेरा ताल्लुक फूड बिजनेस से था। जो जितने भी रेस्टोरेंट थे और फूड से रिलेटिव शॉपिंग सेंटर में मेरे काफ़ी जगह लगे हुए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रेंट तो देना पड़ता था, वेजेस तो देना पड़ती थी, घर के खर्चे तो सारे थे। तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा फॉल डाउन आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और जिसकी वजह से मैंने 2-2.5 साल बहुत टाइट होकर गुजारे हैं।
लेकिन वो मेरे साथ ही नहीं हुआ, ज़ाहिर है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हर किसी के साथ ये हैपन हुआ है। तो वो भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, और वो भी गुजर गया टाइम। तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था कि ऐसा क्यों, कोई शिकायत, कोई मामला कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ नहीं हो रहा था, ये सारी दुनिया के साथ हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह की तरफ से एक लेसन था जो पूरी दुनिया को दिया गया हाँ, कि देखो हम दुनिया को कैसे जाम कर सकते हैं। ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं, ना अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, ना शॉपिंग कर सकते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा लेसन था। बिल्कुल। और फैमिली रिएक्शन कैसा था कि अब ऑब्वियसली यू आर वेल ऑफ और सडनली ये हो जाए, इवन दो सबको पता है कि ये हो रहा है हर किसी के साथ, और फैमिली रिएक्शन कैसा था? फैमिली को भी पता था कि ज़ाहिर कारोबार बंद हो चुके हैं, फूड का काम ख़त्म हो चुका है, जो मेरे पास सामान रखा हुआ था वो एक्सपायर हो रहा है। बहुत ज़्यादा मामलात थे, जिसमें एक यूके की गवर्नमेंट का मैं बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि वो ने 70% जो मैं टैक्स देता था वो रिबेट मुझे 70% मिलती रही। अच्छा। तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सर्वाइव किया। अदरवाइज़ मैं टैक्स नहीं पे करता या कुछ नहीं करता तो बिलीव करें फिर से मैं डाउन चला गया था। सो वो जो कोविड में बिजनेसेस आपका ख़त्म होना शुरू हो गए, मामलात ख़राब हो गए, तो उससे क्या एक चीज़ आपने सीखी? पहले आप इतने सक्सेसफुल थे और कोविड में बिल्कुल डाउनफॉल आ गया, तो उससे क्या सीखने को मिला? माजिद भाई, सीखने को तो बहुत कुछ मिला। कोविड ने हमें एक तरीके से हमारी आंखें खोली। उसमें से सीखने को समय पहले ये पता चला कि घर से बैठ के भी काम किया जा सकता है, ऑनलाइन भी काम किया जा सकता है। तो और अफेक्ट ये पड़ा कि जो फूड के बिज़नेस थे उन्होंने रेस्टोरेंट जाना ख़त्म कर दिया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिलीवरियाँ मंगाना शुरू कर दी, टेक वे। तो ये बहुत सौ को आइडिया मिला कि हम डार्क किचन बना के एक और बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लोगों को शऊर मिला कि घर बैठे भी ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ऐसा। ऑफिसेज भी आप देखें ना, घर बैठ के ऑफिस का काम भी घर से कर सकते थे, फूड का काम भी घर से कर सकते थे। तो ये एक नया ऑप्शन शुरू हो चुका था कोविड के बाद कि आप अपने किचन से टेक वे बिजनेस, डिलीवरी बिजनेस आप फूड का कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑप्शन। तो उससे लगता है आपको कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई कोविड के बाद, कोविड से पहले और कोविड के बाद? बहुत ज़्यादातर ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अच्छा। अब ज़्यादातर जो लोग बाइंग करते हैं जैसे ईट ओवर ईट और ऑनलाइन मंगाना, ये ज़्यादातर लोगों ने अब शॉपिंग सेंटर जाना कम कर दिया। अब ज़्यादातर घर बैठे हर चीज़ आसानी से मंगा लेते हैं। तो कोविड से पहले और कोविड के बाद नॉर्मल एक बिजनेसमैन जो एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे उनको नुकसान हुआ अब हर चीज़ क्योंकि ऑनलाइन हो गई आपके ख्याल? बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि देखा जाए तो आप शॉपिंग सेंटर में पहले शॉप किराए पे मिलती नहीं थी, अब हर दूसरी तीसरी दुकान शॉपिंग सेंटर में मिल जाती है आसानी से। और बहुत से शॉपिंग सेंटर बंद हो गए, बहुत से शॉपिंग सेंटर डेवलपर न होने थे। जैसे क्राइडन का शॉपिंग सेंटर 10 साल पहले से उसकी प्लानिंग थी कि वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर बनेगा वो, लेकिन वो बन नहीं पाया क्योंकि अब शॉपिंग सेंटर का जो लोग जाते थे वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हाई स्ट्रीट का जो रुझान था, जो शॉपिंग सेंटर का रुझान था, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अच्छा फैसल भाई, वो आपने कोविड की बात की थी, तो कोविड के बाद रीबिल्ड कैसे करते हैं? वंस यू लूज एवरीथिंग, रीबिल्ड कैसे किया जाता है? अच्छा, रीबिल्ड के लिए बहुत आसानी की गवर्नमेंट ने। अच्छा। बिलीव करें, रीबिल्ड के लिए जो मैं थोड़ा सा सपोर्ट मुझे जो मिली है ना, वो बैंक यूके गवर्नमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। मुझे पैसे दिए, जो मैं लॉस हो रहा था वो सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट, दोबारा से मैंने सामान मंगाया, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने, यहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
तो इसका मतलब है कि ये मुझे क्या सबको ही को सपोर्ट बिल्कुल किया, बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल लोगों को बिल्कुल सपोर्ट किया। तो ये सिस्टम एक जो पाकिस्तान का अगर और यहाँ से कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान में और यहाँ की गवर्नमेंट ने जिस तरह हेल्प की स्मॉल बिजनेसेस को या बिजनेस को, पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल सिस्टम कोविड पे ऐसा तो कभी वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो गया वो गया कोविड में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में बिलीव करें कि बहुत सौ का नुकसान हुआ है और बिल्कुल वो सड़क पे आ गए। अच्छा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी लोग टैक्स देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं, लेकिन यहाँ जो टैक्स देते हैं उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो टैक्स देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सारा के सारे खा जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो बेचारे कोविड में जो जिनका नुकसान हुआ है वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। और फैसल भाई, आप एक यहाँ के यूके के एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान में अगर होते तो पाकिस्तान में इतने सक्सेसफुल हो सकते? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और क्यों? और ना पाकिस्तान में कोई होता है, बिलीव करें। एक दफ़ा देखें ना आप, किसी शॉपिंग सेंटर में आग लग जाती है, वो बेचारा सड़क पे आ जाता है, और यहाँ पे अगर किसी शॉप पे आग लगती है वो और अमीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस भी सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो यहाँ के दो मिसालें दी, एक वहाँ की और यहाँ की, कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ लॉस नहीं होता, यहाँ चोरी हो जाए, सही है, तो आपको फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं या आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता, जो गिरता है उसको और गिराते हैं कि तू यहाँ नहीं लगा सकता, तू ठेला नहीं लगा सकता, तू ये नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस है बिजनेस करने में। अच्छा, और अगर अब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, पाकिस्तान में जाके बिजनेस सेटल करें, आप करेंगे या वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे? मेरे को बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिली थी कि पाकिस्तान जाके बिजनेस करूँ, और मेरा इरादा यही था कि सब कुछ बेच बाज के चला जाऊँ। जब मैं थोड़े दिन वहाँ रहा तो मैंने ये देखा कि वहाँ बिजनेस नहीं किया जा सकता। अच्छा। उसकी दो वजह, एक तो झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और जो चीज़ दिखाते हैं वो चीज़ होती नहीं है। तो इस वजह से मैं बिज़नेस कर नहीं पाया वहाँ मैंने, अभी भी मेरा प्रॉपर्टियों का काम है वहाँ, तो प्रॉपर्टियाँ लेके बस रखी हुई हैं। बाकी बिज़नेस में सोच नहीं सकता कि मैं वहाँ करूँगा या करूँगा, यहाँ का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। क्योंकि यहाँ पे झूठ नहीं बोलते, यहाँ पे जो भी है चीज़, जो भी है वो आपके सामने है। वहाँ पे दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। क्योंकि लास्ट 2 साल पहले मैंने पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की, चलो पाकिस्तान को ज़रा सपोर्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मेरे को जो सैंपल दिए गए, मेरे को जो चीज़ दिखाई गई वो चीज़ नहीं थी। मैंने 7-8 कंटेनर मंगाए और सारे के सारे मेरे बिल्कुल बिन में गए, समझ लें। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसमें भी। तो उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया, और उसके बाद मैंने सिर्फ पाकिस्तान के अलावा मैंने सारी कंट्रियों के साथ में बिज़नेस करता हूँ। अच्छा। मैं चाइना से भी करता हूँ, तुर्की से भी करता हूँ, ग्रीक से भी करता हूँ। बिलीव करें, जो चीज़ वो बताते हैं वही चीज़, वही क्वांटिटी और वही क्वालिटी देते हैं मुझे। अच्छा, आपका एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने अपने भाई की जो लेगेसी है कि दूसरों की मदद करना, आपने भी यही काम किया। आप भी दूसरों की मदद करते हैं, लिफ्ट देम अप, क्योंकि फिर आप उनकी मदद होगी तो आपकी भी मदद होगी, क्योंकि आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, मिल के बिज़नेस करेंगे। तो आप अपने मैनेजर्स के बारे में बताएं कि जो आपके रेस्टोरेंट के मैनेजर्स थे, वो बिज़नेस ओनर्स हैं, वो कैसे हुआ? अच्छा, सब में अच्छी बात है कि ये चीज़ भी मैंने भाई से सीखी है, क्योंकि भाई ने भी अपने जितना भी स्टाफ था सबको सेट करने की कोशिश की और उनको अच्छी जॉब, और ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि तरक्की करें। मैंने जब रेस्टोरेंट खोला, टेक अवे खोला था, तो मेरे पास 20-22 स्टाफ था। अच्छा। तो मैंने एक और बिज़नेस ऑप्शन ये फ्रेंचाइज का करना चाह रहा था। तो मैंने डे और नाइट के मैनेजर को कहा कि आप लंदन जाएं, मूव हो, सारा ख़र्चा मैं दूंगा, आपको फ्री में बिज़नेस सेट करके देता हूं। जब आप सेट हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो आप पैसे मुझे दे दिएगा। और दोनों मैनेजरों को मैंने एक साउथ हॉल की तरफ और एक इल्फर्ट की तरफ मैंने उनको भेजा शॉपिंग सेंटर में, और माशाल्लाह से वो कामयाब हुए। जब वो कामयाब हुए हैं तो मैं ऑटोमेटिक खुद ब खुद कामयाब हो गया।
तो ये चीज़ आप अपने भाई से सीखी आपने कि लोगों को अपलिफ्ट करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, बिल्कुल लोगों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, लोगों को आगे बढ़ाना। ज़ाहिर है आप जब आपसे नीचे वाला मैनेजर जब तरक्की करेगा तो आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद तरक्की करोगे। और उनको काम सिखाया कैसे आपने, क्या सिखाया उनको, क्या एक टिप दी आपने, कहा यार ये करोगे ना तो कामयाब रहोगे? माजी भाई सब कुछ यहाँ आसानी से सीख जाता है बंदा, हम भी सीख रहे हैं अभी तक। तो उनको भी थोड़ा बहुत बता दिया इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो इंशाल्लाह वो आज वो भी 4-4, 5-5 बिजनेस के ओनर बने हुए सब। माशाल्लाह। और आप क्या समझते हैं कि 2026 2026 में इस बार किसी ने भी पैसा कमाना आसान है आजकल के दौर में, या पहले पैसा कमाना आसान था? वो कहते हैं ना आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड मार्केट है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज के दौर में पैसा कमाना आसान है या पहले था? माजी भाई पहले तो बहुत ज़्यादा आसान था। पहले तो आपको इतना आसान था कि महंगाई नहीं थी। अब भी आजकल इतना मुश्किल हो गया कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आजकल टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आजकल बनिस्बत बिफोर नाउ इज़ वेरी हार्ड। अच्छा, और ये बताएं मुझे फैसल भाई कि एक कामयाब इंसान में और एक नाकाम इंसान में क्या एक बुनियादी फ़र्क होता है? कामयाब इंसान में जो फ़र्क है समय पहला जो फ़र्क है वो हमेशा खुश रहता है और नए नए बिजनेस करता है और नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कुछ नया करने की सोचता रहता है और हमेशा वो ट्रैवल करता है, खुश रहता है। और नाकाम बिजनेसमैन या नाकाम आदमी या नाकाम शख्स को आप ये कह सकते हो बेचारा परेशान ही रहता है। वो करे क्या, क्योंकि महंगाई आजकल इतनी है, इतनी परेशानी है, फैमिली प्रॉब्लम इतनी होती हैं, तो वो डाउन पे डाउन जाता चला जाता है। तो मैं इसके लिए यही कहता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी हाउस होल्ड, हम दोनों पाकिस्तानी बैकग्राउंड है हमारा, एक क्या मिस्टेक आपको लगती है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं पैसे के साथ इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और ये चीज़ जो उनकी पैसे की बिजनेस करते हैं या पैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पैसा कमा तो मुझे जो लगता है एक चीज़ फैसल भाई जो मैंने सीखी रिसेंटली कि पैसा कमाना आसान है कंपैरेटिवली, उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसके साथ करना क्या है। कमाने के बाद आपने 1 लाख पाउंड कमा लिया, अब आपने करना क्या उस 1 लाख पाउंड को, उसका री इन्वेस्ट करना है, उसको सेव करना है या प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, वो एक ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से पैसा कमाने से। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं पाकिस्तान में इधर, पैसे की एक चीज़ जो आपको लगती है कि यार हमारे यहाँ वो कहते हैं ना पैसे की कदर नहीं है और बस पैसा खर्च कर रहे हैं और बगैर सोचे समझे, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि एक चीज़ आपकी जो समझ में आती है? एक वर्ड कहूँगा इस बारे में, पाकिस्तान में जिनके पास पैसा आ रहा है वो वैसे ही पैसा जा रहा है, उसको कहते हैं इजी मनी इजी गो। तो उनके लिए कोई मायने लगता नहीं है कि उनके पास इतना पैसा होता है उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे होते हैं। उनको पता है कि कहीं से 2 नंबर पैसा आया है। और जिनके पास पैसा हलाल का होता है, जो उनके पास मेहनत से कमाया होता है, वो बहुत एहतियात से खर्च करते हैं और बहुत सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। और माइंडसेट क्या होता है पैसा कमाने का? माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपने माशाल्लाह बिजनेसेस डेवलप किए हैं, लोगों को डेवलप किए, एक माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो माइंडसेट क्या होता है पैसा कमाने? माइंडसेट आप ये रखें कि आप सही जगह, सही टाइम और सही चीज़ पे इन्वेस्ट करें। और वो कैसे अंदाज़ा होता है? वो आपको मार्केट के आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे होता है कि आपका माइंड किस चीज़ में मुतमईन है कि मैं इस चीज़ में लगाऊंगा और इस चीज़ से मैं कामयाब हो सकता हूँ। और हालात होते हैं, और चीज़ होती है, प्रोडक्ट होती है कि आपके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो क्लिक कर जाएगी, या कौन सा एक आइडिया है जो क्लिक कर जाएगा। तो राइट टाइम एंड राइट आइटम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो माइंडसेट आपका
आपको अपने आप को अवेयर रखना है कि Aware क्या रखना। चीज़ क्या चल सकता है और क्या चल रहा है मार्केट में, किस टाइम, हाँ क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंड क्या कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। आजकल का दौर यही है। आजकल का दौर यही है, बिल्कुल। जो आप देख सकते हैं कि आजकल किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की वैल्यू है आजकल। जैसे आप प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, कभी प्रॉपर्टी अप जाती है, कभी डाउन जाती है। राइट टाइम पे आप इन हो जाएं तो आप क्लिक कर जाएंगे। और फैसल भाई, आपको क्या लगता है कि कितना पैसा जो है वो इनफ होता है कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब इनफ है, अब। अच्छा माजिद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब मैं इस कंट्री में आया था, मैं 18 साल का था। मैंने सोचा था अल्लाह मियाँ मुझे 1 लाख पाउंड दे देगा ना तो मैं चला जाऊँगा वापस। 1 लाख पाउंड 96-95 में बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम। तो अल्लाह ताला ने कहा ये लो। मैं कहा यार 1 लाख आ गया, अब क्या करें। फिर मैंने कहा चल 2-3 लाख आ जाए फिर देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने सारी ख्वाहिशें पूरी की, लेकिन इंसान की जो ख्वाहिश होती है ना वो पूरी नहीं होती। सही है ना। आप कहेंगे 1 मिलियन भी आ गया ना, कहेंगे यार 2 मिलियन हो जाए तो और अच्छा है। तो ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपके जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता है। सही, फिर उसका शुक्र अदा करें। तो जितना मिल जाए उतना कम है इंसान है। आप सोने के पहाड़ भी खड़ा कर देंगे ना, वो भी कहेगा 1 खड़ा किया, वो कहेगा 2 चाहिए, तो ये फिर भी कम पड़ेगा। तो इंसान की जो ख्वाहिशात है ना, ये कभी कम नहीं हो सकती। तो पैसे की कोई लिमिट नहीं कि इतना पैसा मैंने कमा लिया। नहीं, ये मैंने बिलीव करें, बहुत से लोगों को देखा है कि दिन रात लगे रहते। आज मिलियनर मेरे काफ़ी दोस्त हैं, सब हैं, लेकिन उनके लिए उनसे पूछो ना तो कहीं अभी भी कम है, अभी भी कम है। तो चेस रुकती नहीं, चेस रुकती नहीं, बच्चे इसकी है जो आप पैसे को पैसे कमाए, बस ये एक दौड़ है, दौड़ के साथ दौड़ते रहे। अच्छा, चलो फैसल भाई, आप आपके जो मुझे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैंने कहा ये आखिर के लिए रखूँगा। आपकी ट्रैवलिंग, आपने कितने 76 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं ना? 75 कंट्रीज ट्रैवल किए। तो ये कैसे शौक़ आया है ट्रैवलिंग का? अच्छा, जब मेरा फॉल डाउन जा रहा था, जब मैं बिल्कुल ही बिजनेस ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो महीने में 2-3 दफ़ा मैं निकल जाता था कोई सी कंट्री। उससे मेरे दोस्तों ने कहा अगर तुम बाहर जाओगे, घूमो फिरोगे, तो तुम्हारा माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और बाकी में ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए लेसन था, जब आप परेशान हो या आप मुश्किल में हो तो आप ट्रैवल कर लें। मैं सबको एडवाइस देता हूँ कि ट्रैवल करें, ट्रैवल से अच्छी कोई चीज़ नहीं, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो बिलीव करें, ये 8 सालों में मैंने पूरी दुनिया तकरीबन मैंने घूमी है और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अच्छा, और सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा मुल्क था, ऐसा कंट्री था जिसने आपको इम्प्रेस किया? वो एक ही मुल्क है और रहेगा हमेशा, फ़लस्तीन। अच्छा, गज़ा, फ़लस्तीन, जॉर्डन, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। अच्छा, यहाँ के लोग, यहाँ का फूड और यहाँ की तारीख़ी जगहें अमेजिंग, दुनिया की बेस्ट मैं कहूँगा। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगा कि इस्लाम जो है ना, अगर आपने देखना है, इस्लाम को देखना है, लोग कहते हैं सऊदीया चले जाओ, ईरान चले जाओ, और दूसरी कंट्री तुर्की चले जाओ, इधर देखो इस्लाम को। मैं कहता हूँ अगर इस्लाम देखना है ना आपने सही मानों में, वो गाज़ा है, वो फ़लस्तीनी है। अच्छा, क्योंकि वहाँ आपको नज़र आएगा कि पड़ोसी के हुकूक किसे कहते हैं। वहाँ पे कोई ओल्ड होम नहीं है, वहाँ पे कोई यतीम बच्चा किसी भीख नहीं मांग रहा होता है, वहाँ कोई फ़कीर नहीं है, वहाँ कोई भूखा नहीं सोता। वहाँ पड़ोसी जब खाना खा रहा होता है, पड़ोसी का ख्याल रखता है, बुलाता है, कहता आओ हमारे साथ, जो भी चटनी रोटी, जो भी रोटी ब्रेड होती है, हुमस के साथ खा रहे होते हैं, ऑयल के साथ खा रहे होते हैं, वो पड़ोसी को ज़रूर पूछ के खाते हैं। और सब में अच्छी बात ये, जो फजर में जितने लोग नमाज में होते हैं, ज़ोहर में भी उतने लोग नमाज में होते हैं। बड़ी बात। तो ये चीज़ मैंने वहाँ नोट करी है और वहाँ से मुझे पता चला इस्लाम कहते किसे, वो अपनी आँखों से मैंने देखा है कि इस्लाम ये है।
ब्रिलियंट। अच्छा, और इन 75 कंट्रीज़ में से कौन से ऐसे कंट्री का आपको लगा कि यार इस मुल्क के लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं? चीन के अच्छा। सब में जो हार्ड वर्क और टाइम से टाइम काम करने वाले, अच्छा सिर्फ लोग नहीं, औरतें भी बिलीव कर, जितने हार्ड वर्क आदमी काम कर रहे होते हैं चाइना में, उतने हार्ड वर्क औरतें भी काम कर रही होती हैं। और बिल्कुल टाइम से, ईमानदारी से और हार्ड वर्क, आज देखें ना दुनिया में वो छाए हुए हैं। और सिर्फ उनकी वजह यही है कि वो हार्ड वर्क करें सारे के सारे। और हार्ड वर्क हो गया, और कौन सा आउट ऑफ 75 कंट्रीज़ जो आपने ट्रैवल किए हैं उसमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके लोग आपको बहुत फ्रेंडली लगे कि यार ये बड़े दोस्ताना और बड़े फ्रेंडली लोग? अच्छा, आप गलत तरीके से चले जाएंगे अगर मैं ये बोलूँगा ना, तो आप कहेंगे गया क्यों उधर, लेकिन मेरे को ज़ाहिर है घूमना था। हाँ। सब में अच्छे फ्रेंडली जो लगे ना, हाँ। सब में हंस मुँह जिसे कहते हैं, हाँ। हंस के बात करना, हाँ। और वो खुशहाल लोग जिसको कहते हैं, वो मुसलमान ही हैं, हाँ। लेकिन वो थाईलैंड के मुसलमान हैं। अच्छा, वहाँ एक थाईलैंड में एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है। बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत बड़ी, थाईलैंड में एक मुस्लिम टाउन है। हाँ। आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पे लोग इतने अच्छे लोग हैं और सारे के सारे पर्दे में रहते हैं। अच्छा। और खाना भी बहुत सस्ता देते हैं, और आपकी लुक आफ्टर भी, टूरिज़्म भी बहुत सस्ता कराते हैं। और पीपी आइलैंड हो गया, वो पीपी आइलैंड थाईलैंड का बहुत खूबसूरत आइलैंड है। अच्छा। वहाँ तकरीबन 90% मुसलमान हैं, 90 से ज़्यादा परसेंट पीपी आइलैंड में। और सारे के सारे एक आइलैंड है वो, एक आइलैंड है, बहुत सस्ता आइलैंड है, पीपी आइलैंड। पीपी आइलैंड। अच्छा। बहुत खूबसूरत आइलैंड है, वहाँ का सब में ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड पीपी आइलैंड है। अच्छा। वहाँ 90% मुसलमान हैं, और आपको फूड भी बहुत सस्ता देते हैं। जैसे टूरिज़्म जगह मैं दुनिया में घूमा हूँ, टूरिज़्म जगह जितनी भी होती हैं वो ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है वेरी, और हर कोई लूटने की और आपको स्कैम करने की कोशिश करता है। जैसे इजिप्ट है उधर, हर जगह स्कैम करते हैं, हर जगह लूटने की कोशिश करते हैं आपको। लेकिन जितनी भी थाईलैंड में मुस्लिम टूरिज़्म की जगह है, वो कभी भी आपके साथ ज़्यादती नहीं करते, लूटते नहीं है। बहुत सस्ता और बहुत अच्छा, और आपका ख्याल रखते हैं। तो सब में अच्छे जो लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, वो थाईलैंड के लोग हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग तो थाईलैंड वाले हो गए। जी बिल्कुल। और आपको कौन से ऐसे कंट्री में ऐसा लगा कि यार यहाँ के हर एवरीवन इज़ हैप्पी हियर, सब खुश हैं? मैं आपको शहर का नाम बताऊँ या शहर मुल्क का? बता दें कौन अच्छा, सा? शहर का नाम बताओ ना। सब में ज़्यादा अच्छे लोग जो लगे, और सब में ज़्यादा खुशहाल, और सब में ज़्यादा मेहनती, ईमानदार, 0% क्राइम, 100% आपकी एजुकेशन, वो लगी पाकिस्तान हुंजा की, अच्छा। और करीमाबाद। अच्छा, करीमाबाद हुंजा के पास ही है। उसका एक छोटा सा गांव अच्छा, है, गाँव बहुत है, बड़ा अच्छा। सिटी है उधर। ज़्यादा ये आप आगा खानी जिनको बोलते हैं, अच्छा। अच्छा। उनका पूरा इलाका है। और बिलीव करें, उधर कोई भी आज तक क्राइम नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान और में? पाकिस्तान में वो सिटी ऐसी है कि 0% क्राइम, 100% सब पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। मर्द औरत एक साथ काम कर रहे होते हैं, और दुकानें आज तक वहाँ पे बंद नहीं होती। क्या मतलब? मैं तो हज़ारों पाउंड का या हज़ारों रुपए का सामान लगा हुआ है ना आपका, वो कभी ताला लगा के नहीं जाते। अच्छा, ये पाकिस्तान मैंने में? अपनी आंखों से देखा, और मेरे मोबाइल में भी ये सबूत इसका, कि मैं सुबह 7 बजे गया तो दुकानें सारी खुली हुई थी, लेकिन लोग नहीं थे। उन्होंने कहा दुकानें बंद है। मैंने कहा यार ये दुकानें बंद है, ये हज़ारों का 10-10 हज़ार का आपने ये कालीन लगाया हुआ है, 20,000 का ये लगाया हुआ है, ये सब ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कोई कुछ चोरी नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तान की शहर करीमाबाद की बात कर रहा हूँ, हुंजा की, कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी वीडियो बनाई है कि ये दुकानें खुली हुई हैं। और मैं शौक हुआ, कोई इसको बताता नहीं है पाकिस्तान के बारे में भी, कि इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा हमारा टूरिज़्म है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आजकल तो बहुत ज़्यादा जो गोरे व्लॉगर्स और वो, उन्होंने पाकिस्तान जाना बहुत शुरू किया। वो अब तो ज़ाहिर है, अब हालात पहले ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब तो हालात बहुत अच्छे हो गए, जिसकी वजह से टूरिज़्म बढ़ रहा है माशाल्लाह से, और ऐसे ही बढ़ता रहे। अच्छा, और उसके अलावा ऐसा कौन सा मुल्क था या शहर था जो आपको वहाँ के लोगों ने सरप्राइज़ किया हो? आपके एक होता है ना, मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि
क्या कहते हैं उसे, न्यूयॉर्क में बहुत क्राइम है फॉर एग्जांपल, कि क्राइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, रात के टाइम बाहर नहीं निकलना, ये इस तरह की बात, ऐसा कौन सा मुल्क या शहर आपको लगा कि यार मैं ऐसा समझता था मगर ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है? मैं बताना नहीं चाहता बता दें फैसल भाई। लेकिन वो भी इस्लामिक कंट्री हमारा इजिप्ट है, अच्छा जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ, अच्छा क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा स्कैम किया मेरे साथ, तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आपके जहन में ये परसेप्शन नहीं था, आप समझते थे कि एक अच्छा मैं ज़ाहिर मैं खुद अच्छा तो दूसरों को भी समझूंगा ये अच्छा है, बिल्कुल। तो बिलीव करें वो मेरे लिए तो स्कैम क्या हुआ था फैसल भाई, बताएं ना जरा क्या हुआ था? स्कैम यही है, जो वहाँ टैक्सी ड्राइवर होते हैं ना इजिप्ट में, इजिप्ट में मुसलमान, वो कायरो में, कायरो में ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे लूटा बहुत ज़्यादा। कैसे? बस वो मैंने जाना था घूमने के लिए किसी होटल की जगह, मेरे को पता था, मैंने इंटरनेट पर सर्च कर लिया, यहाँ से 3 माइल ही ज़्यादा था, तो उन्होंने कम से कम 15-20 माइल मुझे घुमा के क्या लगा ये, मैंने कहा तुम यहाँ से क्यों नहीं लेके गए, तो उसने कहा नहीं वो उधर से रोड बंद था, ये वन वे था, ये वो था, तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने एहतियात करी, फिर ज़्यादा बाहर नहीं निकला, फिर मैं ज़्यादा एक ही दफ़ा गया हूँ, उसके बाद मैंने उसको कान पकड़ लिया, फिर चुपचाप होटल ही में मैंने नाश्ता किया, खाना किया, फिर सीधा एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट से फिर यूके आ गया। चलो सही है। अच्छा, अब आप वो जो एक आपकी बड़ी मशहूर फ़ोटो है, आपने पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो मस्जिद अक्सा में रेस किया था, उसके बारे में बताएं। अच्छा हाँ, आपने कहा सिर्फ मस्जिद अक्सा में मैंने फ्लैग, उसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड भी किया पूरा मैंने कम से कम 70-75 कंट्री की, तो हर जगह लेके गया हूँ पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तान के झंडे को। और मैं 4 दिन के लिए गया था, तो मेरा दूसरा तीसरा दिन था, तो मैं फ़लस्तीन का परचम लेके मस्जिद अक्सा गया। अक्सा जैसे ही मैंने परचम निकाला, माजी भाई बिलीव करें, वहाँ के जो फ़लस्तीन के जो बच्चे थे, वहाँ की औरतें थीं, और वो आके बिलीव करें गले लग के मुझसे रोने लग गए, उस झंडे को चूमने लग गए, उसके साथ फ़ोटो खिंचाने लग गए, मेरे को पकड़ के मेरे साथ चूम के मेरे साथ फ्लैग के साथ फ़ोटो खिंचाने लग गए, कह रहा ये झंडा हमने पहली दफ़ा देखा। अच्छा, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ कोई पाकिस्तानी झंडा लेके मस्जिद अक्सा आया है। और लोग इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे खाना खिलाया, वहीं बैठ के, वहीं के लगे हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, चाय पियो, वहाँ बिठाला। अच्छा। और फ़ोटो खिंचाई, पूरा अक्सा घुमाओ झंडे के साथ। जैसे ही मैं झंडा लेके बाहर निकला हूँ, क्योंकि हर जगह CCTV, हर जगह इसराइलियों का उनका मॉनिटर होता है। तो जैसे मैं गेट से बाहर निकला, मुझे उन्हें साइड में ले गए, कह रहे कहाँ से आए हो, फिर सारा डिटेल पूछी, फिर मुझे होटल ले गए, वहाँ से सामान लिया, सामान लेके फिर मुझे काफ़ी 5 घंटे के लिए मुझे एक जगह ले गए, उधर 5 एजेंसियों ने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्हें अपनी जहाज़ में बिठाला इसराइली, और फिर यूके मुझे वापस भेज दिया। अच्छा। तो मेरे को जब उस झंडे की कदर पता चली कि ये झंडे से लोग कितना प्यार करते हैं, और उस झंडे की वजह से लोग कितना नफ़रत करते हैं, ये भी मुझे पता चला है। उस झंडे की वजह से मैं अरेस्ट हुआ। अच्छा, वो सब कुछ होने की वजह से आपको अरेस्ट किया गया। अच्छा। तो उस झंडे की कितनी वैल्यू, क्योंकि वहाँ तो होते हैं वो लोग मस्जिद अक्सा में, तो उन्होंने देख लिया था। उन्होंने देख लिया था, वो सीधा क्योंकि चेक पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। मस्जिद अक्सा की जैसे पूरा मस्जिद अक्सा के जो बाउंड्री है, 1, 2, 3 दफ़ा 3-4 दफ़ा चेक पॉइंट आते हैं। सही। तो उन्होंने पहले ही चेक पॉइंट में मुझे रोक लिया था। अच्छा। तो उसके बाद मुझे बिठा के मुझे ले गए थे, और फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। तो उसके बाद अब दोबारा जाना? इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। ख्वाहिश है, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पकड़ेंगे, मार देंगे, शहीद कर देंगे, और क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। सही है। अच्छा, वैसे भाई अगर आप दोबारा 25 साल के हो जाएं और आपके पास यही सब एक्सपीरियंस हो, बिजनेसेस का, दुनिया घूमने का, और आप 25 साल के हैं, आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपने किस मुल्क में रहना है और अपने बच्चों को तरबियत, अपने बच्चों को यानी कि रेस करना है, किस मुल्क में आप जाना पसंद है? फ़लस्तीन। वहाँ पे रहना पसंद? हालात तो अच्छे हो जाएं, प्रॉमिस कर रहा हूँ, फ़लस्तीन से अच्छी जगह कोई भी नहीं दुनिया में। अच्छा। एक तो हिस्ट्री
जगह है और सब में अच्छा है, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल सब में बेस्ट। मैं एडवाइस सबको करूँगा आपके चैनल की वजह से कि जो जा सकता है ना फ़लस्तीन, एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करे, एक दफ़ा अपने फैमिली के साथ विज़िट करे, बच्चों को तारीख़ी जगहें दिखाएं और वहाँ के वाक़यात बताएं, भले से किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जगह को, सबके लिए वो एक मज़हबी जगह है, तो वो जाके ज़रूर हर कोई विज़िट करे लाजमी। तो आपको पता चलेगा दुनिया है क्या, किस मुश्किल में वो लोग जी रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं। आपको पता चलेगा कि वहाँ कितनी महंगाई है लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है वहाँ एक चाय का कप ले लेना 3 से 4 पाउंड का सिर्फ चाय का कप आता है। दुनिया का सब में महंगा पानी वहाँ मिलता है, दुनिया के सब में महंगा बिजली वहाँ पे, दुनिया की सब में महंगी कुर्बानी वहाँ पे, हर चीज़ दुनिया की सब में महंगी जगह है। किसी को पता ही नहीं है वहाँ के बारे में, वहाँ क्यों इतना महंगा रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनको तंग करने की वजह से। किसी को इस चीज़ का पता नहीं है। तो मैं आपके चैनल की वजह से सबसे कहूँगा प्लीज़ उधर जाके उन लोगों को सपोर्ट करें, उधर विज़िट करें और उनके हालात देखें और अपने फैमिली को ले जाके वहाँ सबको विज़िट कराएं। अच्छा, और आजकल के दौर में वो बेस्ट कंट्री जो आप रिकमेंड करें कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना अमेरिकन ड्रीम, ब्रिटिश ड्रीम, तो अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, यहाँ पे इतना। तो आपको लगता है कि इस वक्त कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे जाके यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी? मैं दुनिया में एक ही मुल्क कहूँगा, सारी जापान से लेके तुर्की, ये पाकिस्तान, सब में अच्छा जो मुल्क है, जो कुछ करना है, विज़िट करना है या कामयाब होना है आपने, चाइना चले जाएं। अच्छा, चाइना की बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है और बहुत कुछ आपको आइडिया मिल सकते हैं और बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। अच्छा, और अच्छे लोग या अच्छी बाइंग कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत आसान है क्योंकि उनको भी पहले इंग्लिश नहीं आती। जिस ज़माने में मैं गया था उधर तो 20-22 साल पहले तो कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता था। तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं और सारी दुनिया में उन्हीं के आइटम आ रहे हैं। तो आप, मैं ज़रूर कहूँगा जो बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान, चाइना ज़रूर जाएं। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि आप गज़ा और फ़लस्तीन, उसके अलावा बाकी जितने कंट्रीज़ बचे 74, उसमें आपका फेवरेट सिटी कौन सा? पूरे दुनिया में सब में फेवरेट सिटी मेरी, मैं एक ही सिटी कहूँगा, मक्का। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने हज उम्रा ट्रैवल किया? मैंने हज तो नहीं किया, मैंने उम्रा किया हुआ। और कितने उम्रे किए? मैंने एक ही किया। एक ही उम्र किया, ठीक है। तो मैं सब में अच्छी सिटी उससे ही कहूँगा कि सुकून वहीं है और दिन रात आप इबादत कर सकते हैं, दिन रात आप। अच्छा, एक ऐसी कौन सी आदत है यार मेरी ये आदत बहुत अच्छी है, कुछ तो कहते हैं ना यार मेरी ये आदत बहुत बुरी है और ये आदत बहुत अच्छी है, ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बहुत पसंद है कि यार इस आदत की वजह से मैं कामयाब हूँ? मुझसे कोई राय मांगता है ना, कोई बिज़नेस के बारे में या किसी चीज़ में भी, मैं दिल से उसको अच्छा मशवरा देता हूँ, सही मशवरा देता हूँ। ये मेरी आदत अच्छी, मैं उसके साथ कोई झूठ नहीं बोलता, ना कोई फ्रॉड करता। अच्छा, और फाइनल क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। फैसल भाई, इमेजिन करें कि ये आपका आखिरी दिन, हम सब का इस दुनिया पे आपके लव्ड वन सब आपके पास हैं और आपने उनको एक एडवाइस देनी है कि ये एडवाइस जो है ना मेरी हमेशा याद रखनी है। वो कौन सी एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे, जो जिससे आप चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें कि फैसल ने इस दुनिया में ऐसे क्या काम किए जो आने वाली नस्लें उसको याद रखें? मैं एक ही बात करूँगा जो मेरे साथ हुआ है, जो आप जिस तरह आप जाते हैं, मैं उनको एक एडवाइस करता हूँ। आपने चूटी तो देखी होगी, बिल्कुल सही है ना, कितनी सी है। वो अपना खाना लेके या कोई दाना लेके जब वो दीवार पे चढ़ती है, कितनी दफ़ा गिरती है, बिल्कुल गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तो आप सबसे कहता हूँ आप बिज़नेस करें ज़रूर, लेकिन उस चूटी की तरह करें, हिम्मत नहीं हारें। आप 10 दफ़ा गिरेंगे
तो एक दफ़ा ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ, हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आपकी एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे आप। और फैसल भाई, अब मुझे 2-4 क्वेश्चन जो है मैं पाकिस्तान के बारे में और यहाँ के कंपैरिजन के बारे में करना चाहता हूँ। तो यहाँ का और पाकिस्तान का, पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके अंदर एक मेन डिफरेंस क्या है? एक नहीं है, कई हैं। आप एक बताएं चलें। अच्छा, सब में बड़ा ये है कि यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस है ना, बड़ा, हम लोग टाइम के पाबंद होते हैं। जैसे आपने मुझे टाइम पे बुलाया, बिल्कुल आप टाइम पे आए। मैं टाइम पे आया। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान में कहते हैं खाने पे आपने, या किसी भी कोई तकरीब है, आपने 10 बजे का टाइम दिया है, वो आएगा 12-1 बजे और बोलेगा फ़ोन पे बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट, उसके 5 मिनट ख़त्म नहीं होते। और ये एक दफ़ा नहीं है, तो बिलीव करें माजी भाई, ये हर दफ़ा का और हर किसी के साथ यही है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे लिए। मैं अगर टाइम की कदर करना चाहिए, आपने टाइम की कदर करिए, टाइम आपकी कदर करेगा। मगर फैसल भाई, मैं ये इतनी पाकिस्तान में झूठ है, पाकिस्तान में टाइम की कोई कदर नहीं करता, ये सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं, बहुत सब कुछ है। मगर आप जब पाकिस्तान जाएं तो वहाँ पे तो ऐसे लगता है जैसे पार्टी हो रही है पूरे मुल्क में। एवरीवन इज़ एंजॉयिंग देमसेल्व्स, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, शॉपिंग सेंटर्स फुल हैं, हर चीज़ मज़े हैं यहाँ पे। अब मुझे ये मुल्क इंग्लैंड, यूके विलेज लगता है कि यार यहाँ पे जो हम जिस तरह हम रह रहे हैं, एक विलेज वाली लाइफ गुजार रहे हैं, वहाँ पे एक मॉडर्न लाइफ गुजरी। आपको इस बारे में क्या समझते हैं आप? माजी भाई, आप माशाल्लाह से जिस जगह जाते हैं, जिस जगह रहते हैं, वो ब्रिज के उस तरफ है। एक होता है पाकिस्तान ब्रिज के इस तरफ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जिस इलाके में जाते हैं पाकिस्तान में, वो पोश एरिया होते हैं, वो सारे 2 नंबर, ज़्यादातर 2 नंबर लोग होते हैं, और उधर की जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि उधर के जितने भी रेस्टोरेंट होंगे सारे बिजी होंगे, सारे अच्छे होंगे। और ब्रिज के जब इस तरफ आ जाए, लाहौर में तो कहते हैं फाटक के इस तरफ, फाटक के उस तरफ, तो ये 2 हमारे शहर होते हैं। एक शहर अच्छा होता है और एक शहर जो बेचारा भूखा और बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप 2 रोटी खा के सो रहा होता है। तो ये हमारा फ़र्क होता है। हम लोग क्योंकि अच्छे घर, अच्छी जगह रहते हैं, तो उधर क्यू लगी होती है, रेस्टोरेंट सारे वेटिंग में होते हैं, और बिल्कुल, और बिलीव करें जितना हम यहाँ खर्च करते हैं उससे ज़्यादा वहाँ बिल आ रहे होते हैं। सही बात है। तो वो लाइफ रेस्टोरेंट में, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के आप 10 लोग खाना खा लें, वहाँ पे 2 लोग खाए तो उतना बिल आ जाता है। बस सही है। तो बिलीव करें वहाँ के जो माहौल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेट बैक हैं, लोगों को रिलैक्स्ड हैं। यहाँ पे हर वक्त यू आर इन अ जोन, काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेट बैक हैं, रिलैक्स। बिल्कुल। लेकिन वही मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी 2 किस्म के लोग हैं, एक अमीर हैं और एक गरीब तबका है। तो अमीर इलाके में चले जाएंगे आपको पाकिस्तान बहुत खुशहाल नज़र आएगा, और गरीब इलाके में चले जाएंगे तो पाकिस्तान एक गुर्बत की तरह, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह बिल्कुल लो डाउन नज़र आएगा। तो ये हमारे पाकिस्तान है। आप जिस तरह आप पाकिस्तान को देखना चाहते हैं ना, पाकिस्तान आपको उस तरह नज़र आएगा। टूरिज़्म की तरफ चले जाएंगे, आप अच्छा देखना चाहते हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप सड़कें देखना चाहते हैं तो इस्लामाबाद चले जाएँ, आपको यूके से ज़्यादा अच्छा इस्लामाबाद लगेगा। आप कराची चले जाएँ तो आपको लियारी या मलीर या कुरंगी इस जगह चले जाएँ, आपको खड्डे और पानी नज़र आएगा। डिफेंस चले जाएं या बहरिया चले जाएं, आपको लगेगा ये दुबई की तरह। तो पाकिस्तान के भी कई रूप है। सही बात है। तो यहाँ की तरह नहीं है कि आपके बराबर में एक अमीर आदमी भी रह रहा है, आप गरीब हैं, तो दोनों के घर एक जैसे हैं। हाँ। तो ये फ़र्क वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपके पास पैसा है, आपके पास अमीर हैं, तो आप अच्छे डिफेंस या बहरिया या अच्छे घर लेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। तो ये फ़र्क है बहुत ज़्यादा। अच्छा फैसल भाई, हम ख़त्म इस तरह करेंगे कि आपका जो चैरिटी वर्क है, माशाल्लाह आप लोगों की तरबियत है पूरे ख़ानदान की, आपके बड़े भाई को भी मैं जानता हूँ, उनका भी बहुत माशाल्लाह बड़ा काम है, बहुत कंट्रीब्यूशन है चैरिटी और इस तरह के। तो आपका ख़ानदानी तरबियत है ये, तो आप ओवर द ईयर्स आपने जो है वो चैरिटी में इन्वॉल्व रहे, मेहनत चैरिटी का काम किया, तो क्या बहुत फुलफिलिंग लगता है कि ये क्या फीलिंग आती है सब कुछ करने के बाद?
मैं कहता हूँ दुनिया का सब में अच्छा जो काम है ना वो चैरिटी का काम। मतलब इंसानियत का लिए आप, ये तो हम बचपने से करते हुए आ रहे हैं और मेरे माँ बाप ने, भाइयों ने, मेरी फैमिली ने यही कहा है कि जितना हो सकता है इंसानियत के लिए काम करें। और जितना भी मुझे टाइम मिलता है ना, और वो अपना टाइम मैं और मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली अपना टाइम भी देती है, पैसा भी देती है, सब कुछ, और वॉलंटियर काम भी करती है। और इसमें सुकून भी मिलता है। और लोग, मेरे दोस्त कहते हैं यार तुम लोग किस तरह कर लेते हो, बिजनेस भी कर रहे हो सुबह से उठ के शाम को, और रात भर भी चैरिटी में काम कर रहे हो, तो ये किस तरह करते हो? मैं कहता हूँ खुदाई कसम, इससे हिम्मत अल्लाह देता है, और हिम्मत भी देता है और खुशहाली भी आती है आपको, और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है, और आपको खुश होते हैं, आप दिल से भी खुश होते हैं कि मैंने इंसानियत के लिए काम किया। और मैं सबको यही बोलूँगा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो वॉलंटियर किसी के एनजीओ के साथ आप मिल के काम करें। जितना भी टाइम मिलता है किसी भी एनजीओ के साथ, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी हो, अपना टाइम ज़रूर निकालें। आप देखेंगे आप हमेशा खुशहाल रहेंगे और तरक्की करेंगे। वन लास्ट एडवाइस बिफोर वी फिनिश, फैसल भाई, क्या एक एडवाइस आप देना चाहेंगे जो लोग यंग लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी में अपनी कामयाब होना चाहते हैं? मैं सब में पहले जितने भी यंग हैं, जो हमारे यूथ के लोग हैं, उन सबको कहूँगा कि इंसानियत की खिदमत करें। उससे अच्छा काम कोई भी नहीं है। आपको जितना भी टाइम मिलता है, कॉलेज से आके, स्कूल से आके, काम से आके, जितना भी आपको टाइम मिलता है वो इंसानियत की खिदमत करें। अपने पड़ोसी की ख्याल रखें, पड़ोसी का नहीं, अपने शहर का ख्याल रखें, अपने इलाके का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, मुस्तकीनों का याद रखें, उनके लिए कुछ करें, कुछ ना कुछ अपनी मस्जिद के लिए कुछ करें, कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए करें। उनको सब में अच्छा ये मैसेज है मेरे लिए कि प्लीज़ कुछ ना कुछ जितना भी हो सके टाइम निकाल के, जो हो सकता है आपसे, आप इंसानियत के लिए काम करें। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।